हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम तीर्थ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फाई रेनिस का सिद्धांत। फाई रेनिस का सिद्धांत, जिसको हम अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, एक लेख आया था फाई रेनिस का, जिसमें उन्होंने दोहरी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इस लेख का जो नाम था उसका नाम था ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस लेख के अंतर्गत उन्होंने बताया था, इस बात का विश्लेषण किया कि संक्रमण प्रक्रिया के दौरान एक विकासशील अर्थव्यवस्था गतिहीनता की स्थिति से आत्मजनक वृद्धि की ओर जाने की आशा करती है। कहने का मतलब यह है कि जब अर्थव्यवस्था संक्रमण प्रक्रिया में होती है तो एक अच्छी स्थिति में आत्मजनक वृद्धि में जाने की आशा करती है। उनका ये सिद्धांत ल्यूस के असीमित पूर्ति सिद्धांत से उत्तम है, क्योंकि लुईस कृषि क्षेत्र में वृद्धि का संतोषजनक विश्लेषण नहीं कर पाया था। फ्रेंड्स, आगे आने वाले टाइम में मैं लुईस का सिद्धांत ही बताऊंगा कि उनका क्या मानना था और फाई रेनिस का क्या मानना था। फ्रेंड्स, यहाँ बात की है दोहरी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की। यहाँ बात की है दोहरी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की। फ्रेंड्स, ये दोहरी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? दोहरी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि और उद्योग दोनों हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहती है? मतलब दोनों सेक्टर होने चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम दोहरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो फ्रेंड्स, फाई रेनिस ने क्या बताया था? रेनिस ने बताया कि अर्थव्यवस्था जब कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं, जब अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं, तब ये दोहरी अर्थव्यवस्था कहलाती है। चूँकि कृषि कार्य में लगे श्रमिक इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर वे ना भी हों तो कृषि के उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो कृषि क्षेत्र होता है, वहाँ जो मजदूर वर्ग होता है, जो श्रमिक होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा लगे हुए होते हैं। ज़रूरत होती है 3 के, लगे हुए होते हैं 5, 6, इस तरह से। तो अगर जो ऊपर के मजदूर हैं, अगर उन्हें ना भी लगाया जाए तो कृषि का जो उत्पादन है उसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन श्रमिकों को अगर कृषि से हटाकर उद्योग में लगाया जाए तो ये उत्पादन कार्य कुछ न कुछ भागीदारी निभाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अतिरिक्त श्रम लगा हुआ है कृषि में, अगर उसको हटाकर उत्पादन में लगा दिया जाए, उद्योग के उत्पादन में लगा दिया जाए, तो वह कुछ ना कुछ जो उत्पादन होगा उसमें भागीदारी निभाएंगे। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत की कुछ व्याख्याएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, उन्हें देख लेते हैं। इनकी पहली मान्यता है कि कृषि क्षेत्र में पूंजी का संचय नहीं होता है। मतलब कृषि क्षेत्र में पूंजी का संचय नहीं होता है। और सेकंड जो इनकी मान्यता है उसमें इन्हें बताया कि भूमि की पूर्ति स्थिर होती है। अब फ्रेंड्स, भूमि की पूर्ति तो स्थिर ही होगी, क्योंकि भूमि ना तो हम बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। फ्रेंड्स, इनकी जो तीसरी मान्यता है उसमें फाई रेनिस ने बताया है कि कृषि उत्पाद केवल भूमि तथा श्रम का फलन होता है। कहने का मतलब ये है कि कृषि में जो उत्पादन होता है वहाँ केवल 2 ही चीज़ें जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, जिसे भूमि और श्रम कहते हैं। इसके अलावा कोई भी फलन जो है कृषि उत्पाद का नहीं माना गया है। चौथी इनकी जो मान्यता है कि यदि जनसंख्या उस मात्रा से अधिक हो जाती है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। कहने का मतलब ये है कि कृषि में उत्पादन चाहे 4 मजदूर करें और उनके स्थान पर अगर 2 भी करें तब भी काम चल जाएगा, उत्पादन उतना ही होगा। अगर हम उन 2 मजदूरों को हटा देंगे तब भी उत्पादन उतना ही होना है, और अगर 2 मजदूर लगे रहेंगे तब भी उत्पादन उतना ही होना है। तो यह इन्हें बताया कि सीमांतों के शून्य बन जाती है तो श्रम को कृषि उत्पादन में हानि के बिना औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जो
अधिक श्रम लगा हुआ है, अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, उनको हम कृषि क्षेत्र से हटाकर औद्योगिक क्षेत्र में लगा सकते हैं। इसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव कृषि क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा। इनकी जो पांचवी मान्यता है, ये कहते हैं कि यहाँ एक दोहरी अर्थव्यवस्था है जिसमें एक परंपरागत तथा गतिहीनता कृषि क्षेत्र है और दूसरा सक्रिय औद्योगिक क्षेत्र है। फ्रेंड्स, फाई और रेनिस ने औद्योगिक क्षेत्र को सक्रिय क्षेत्र बताया है, जबकि कृषि क्षेत्र को परंपरागत तथा गतिहीनता कृषि क्षेत्र बताया है। छठी मान्यता में कृषि क्षेत्र में पैमाने के स्थिर प्रतिफल पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कृषि उत्पादन में कभी वृद्धि नहीं होती है, ये हमेशा स्थिर रहती है। सातवीं जो मान्यता है, जनसंख्या की वृद्धि को एक बहिर्जात तत्व के रूप में माना गया है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसका एक अलग कारण है। आठवीं इनकी जो मान्यता है, औद्योगिक क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी स्थिर रहती है। कहने का मतलब ये है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूरी होती है वो वास्तविक रहती है। जो वास्तविक मजदूरी होती है वो स्थिर रहती है, ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। नवीं मान्यता में दोनों क्षेत्रों में श्रमिक केवल कृषि की वस्तुओं को उपभोग करते हैं। कहने का मतलब ये, चाहे श्रमिक कृषि में कार्य करे या उद्योग में, वो जो उपभोग करेगा वो कृषि वस्तुओं करेगा। इन मान्यताओं के आधार पर फाई रेनिस के श्रम अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के विकास को 3 अवस्थाओं में प्रस्तुत करते हैं। प्रथम अवस्था में आदर्श बेरोजगार श्रमिक जो कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं करते हैं को संस्थानिक मजदूरी पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो पहली अवस्था में क्या बताया है फाई रेनिस ने, कि जो आदर्श बेरोजगार श्रमिक का मतलब है कि यहाँ पर वह श्रमिक जिनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं रहता है, उन श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से हटाकर संस्थानिक मजदूरी पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। द्वितीय अवस्था में क्या है? द्वितीय अवस्था में कृषि श्रमिक जो कृषि उत्पादन में वृद्धि तो करते हैं किंतु प्राप्त संस्थानिक मजदूरी से कम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा मजदूर थे जिनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं था, उन्हें संस्थानिक मजदूरी पर जो उद्योग क्षेत्र में लगा दिया गया। द्वितीय अवस्था में क्या है, जो श्रमिक कृषि में होते हैं लेकिन जितना वो उद्योग में कमा सकते हैं, उद्योग में जिन्हें जितनी आय हो सकती है उतनी आय उन्हें कृषि क्षेत्र में नहीं हो रही है, तो मतलब कहने का है मजदूरी से कम उत्पादन करते हैं वो, तो इनको भी औद्योगिक क्षेत्र में भेज दिया जाता है। अब इनको भी औद्योगिक क्षेत्र में भेज दिया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में यदि श्रमिक का औद्योगिक क्षेत्र में भेज दिया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर स्थानांतरण किया जाता रहता है, तो अंततः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जबकि कृषि संस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादन करने लगती है। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, पहले कृषि में बहुत मजदूर लगे हुए थे, बहुत श्रमिक लगे हुए थे, तो उनकी जो आय थी बहुत कम थी। अब क्या हुआ, कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में तब तक श्रमिकों का स्थानांतरण करते रहे जब तक कि औद्योगिक क्षेत्र की मजदूरी और कृषि क्षेत्र की मजदूरी बराबर नहीं हो गई, और एक ऐसा टाइम आता है कि इन दोनों की मजदूरी जो है बराबर हो जाती है, उसी को हम संस्थानिक मजदूरी कहते हैं। अब फ्रेंड्स इनकी तीसरी अवस्था देख लेते हैं कि तीसरी अवस्था में क्या बताया। तृतीय अवस्था में जो तृतीय अवस्था है वो फ्रेंड्स यहीं से स्टार्ट होती है, जब कृषि में और उद्योग में संस्थानिक मजदूरी बराबर हो जाती है, यहीं से तीसरी अवस्था प्रारंभ होती है जब श्रमिक कृषि संस्थानिक मजदूरी के बराबर कृषि में संस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादन करने लगते हैं, जो कि उत्कर्ष की अंतिम स्थिति है और आत्मजनक वृद्धि का प्रारंभ है। इस अवस्था को खेतिहर मजदूर संस्थानिक मजदूरी से अधिक उत्पादन करने लगते हैं। इस अवस्था में श्रमिक अतिरिक्त समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है जो अधिक श्रम था वो समाप्त हो जाता है। फाई तथा रेनिस अवस्था फर्स्ट तथा सेकंड के बीच की सीमा को दुर्लभता बिंदु कहते हैं, जबकि अवस्था सेकंड तथा अवस्था थर्ड की बीच की सीमा को व्यापारिक बिंदु कहते हैं। फाई तथा रेनिस के अनुसार द्वितीय अवस्था
के समाप्त होने को आत्मचरण वृद्धि में सरलता से चलने की योग्यता प्रदान करती है। फाई तथा रेनिस मानते हैं कि उनका मॉडल उत्कृष्ट प्रक्रिया के दौरान संतत वृद्धि की शर्तों को पूरा करता है। कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड, फाई तथा रेनिस का मॉडल लुईस के मॉडल का एक सुधरा हुआ रूप है। लुईस का मॉडल कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में न रखते हुए केवल औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि फाई तथा रेनिस का विकास मॉडल विकास की प्रारंभ करने के दोनों क्षेत्रों के परस्पर प्रभाव को दर्शाता है। और फाई रेनिस कहता है कि उनका जो मॉडल है वो उत्कृष्ट प्रक्रिया, मतलब जब अर्थव्यवस्था उत्थान पर होती है, जब अपने उच्च शिखर पर होती है, तो उस दौरान इनकी जो अर्थव्यवस्था वो संतुलन वृद्धि में होती है और संतुलन वृद्धि की जो शर्तों को वो पूरा करती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसमें से 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था केवल, उसे मैंने आज नहीं अडॉप्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, कल से मैं जो टॉपिक लेकर आऊँगा, कल से मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सीरीज जो होगी उसे बाद में कराऊँगा। कल से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, डिमांड से, और आपको जितने भी, लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो नेट के पर्पज़ से सही हैं और पूछी जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।